लेकिन यहाँ पर ग्रंथागार की कमी कहीं ना कहीं शिक्षार्थी के लिए बहुत ही उन्हें कमज़ोर बनाती है। ऐसे में हमारे जितने भी आदरणीय गण हैं, उनके सहयोग से इस ग्रंथागार का उद्घाटन हमारे सिलीगुड़ी के भविष्य को संवारने में अहम, और जलपाईगुड़ी सर को मंच पे जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं। साथ ही हमारे सम्माननीय अतिथि श्री रंजन सरकार, मेयर सिलीगुड़ी नगर निगम, उनको भी जोरदार तालियों के बीच मंच पर स्वागत करते हैं। साथ ही डॉक्टर मणि कुमार शर्मा, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जो सिलीगुड़ी से हैं, उन्हें भी जोरदार तालियों के साथ मंच पे आमंत्रित। आगे मैं हमारे शहर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वीके प्रसाद वीरेंद्र सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसी क्रम में मैं श्री महेंद्र सिंह सर को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, मंच पर उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। के लिए अपने साथी को कहूँगी कि वे खदा को ले आए, और सर से विनम्र निवेदन है कि वे खदा पहनाकर हमारे अतिथिगणों का सम्मान करें। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। ऐसे में अगर शुरुआत कुछ तालियों के साथ हो और माहौल बन जाए तालियों से, तो नजारा उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार के इस उद्बोधन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री रंजन चक्रवर्ती, श्री रंजन सरकार डिप्टी मेयर नगर निगम, रंजन चक्रवर्ती एरियम एला जलपाईगुड़ी, गुरुवर वीके प्रसाद वीरेंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मणि कुमार शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह जी, साथ ही सभागार में उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं जिस तरह की तैयारी करना चाहता था, तैयारी नहीं कर सका। खैर, लेकिन उद्बोधन हो गया। अब हम समझते हैं क्रमशः इस पुस्तकालय का जो है विकास होगा। आप प्रश्न कर सकते हैं, पुस्तकालय ही क्यों? आज देश में लोग मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, गुरुद्वारा बनवा रहे हैं, और उसके प्रति लोगों का आकर्षण भी काफ़ी है। लेकिन मैंने पुस्तकालय बनाने का निर्णय क्यों लिया, क्यों मैंने ग्रंथागार की स्थापना की, इस पर भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। पुस्तकालय की क्या जरूरत है? आप सभी पढ़े लिखे विद्वान हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में, मानव जाति के निर्माण में, संवेदना के विकास में आप समझ सकते हैं कि पुस्तकों की अधिक जरूरत है या धर्मांधता की, धर्म विश्वास की, कठमूलापन की, फिरका परस्ती। आप जानते हैं कि आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व जब पुस्तकें नहीं थी, तब हम अपने अध्ययन, चिंतन, मनन, अनुभव एवं जीवन संघर्ष से हासिल ज्ञान को नई पीढ़ी को देते थे।
और नई पीढ़ी उस ज्ञान को अपने मानसिक स्तर के तहत वहन करता था, उसमें ज्ञान से कहीं कुछ छूट जाता था, कुछ नया जुड़ भी जाता था, कहीं कुछ विकृतियां भी आ जाती थी। यह मानव सभ्यता के, संस्कृति के, ज्ञान के क्रम विकास का एक इतिहास है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई बात अपने संतान को कहते हैं तो कितनी देर तक वो याद रख सकता है। कुछ देर के बाद संभव है कि वो भूल जाए, और भूल जाने के बाद यह भी संभव है उसमें वह कुछ ऐड कर दे, कुछ जोड़ दे, और यही जो है होते आया है, जिसके कारण आज बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारे सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे आज ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वह सब सत्य है। ऐसा नहीं है। तो जब आज से 5-6 हजार साल पहले पुस्तकें लिखी जाने लगी कागज पर, हालांकि कागज पर तो और बहुत बाद में लिखी गई है, ताम्रपत्र वगैरह पर पुस्तकें लिखी जाती थी। उसके बाद से जो है हमारा ज्ञान जो है, हमारा अध्ययन जो है, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो चिंतन है, वह जो है क्रमबद्ध जो है वह जो है विकसित होने लगा। तो आज हम समझते हैं और आप भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं पाठकों में एक अरुचि उत्पन्न हो रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों की गंभीरता में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे बीच बहुत सारे विद्वान लेखक कवि यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश को अगर आगे ले जाना है तो पठन पाठन की संस्कृति को विकसित करना होगा, और किसी भी देश को अगर रसातल में ले जाना है तो धर्मांधता के बीज बोइए, उसकी फसल उगाइए। टॉल्स्टॉय का नाम आपने सुना है, मानवतावादी लेखक हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और मैं भी उनसे काफी प्रेरित हुआ हूँ। उन्होंने एक जगह अपनी पुस्तक में लिखा है कि भी किसी भी सभ्यता को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को अगर नेस्तनाबूद करना है, रसातल में ले जाना है, तो आप धर्म के बीज बो दीजिए, धर्मांधता फैला दीजिए, कठमूलापन फैला दीजिए, वह देश रसातल में चला जाएगा, उस देश का पतन अनिवार्य है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लियो टॉल्स्टॉय, जिनको महात्मा गांधी भी अपना गुरु मानते थे, महात्मा गांधी ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगला साहित्य के बहुत बड़े पंडित विद्वान हैं, वो भी जो है लियो टॉल्स्टॉय को अपना गुरु मानते थे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि पुस्तकों के प्रति आग्रह बढ़े, यह बहुत अच्छी बात होगी। लोग पढ़ें, लिखें और फिर पुस्तकों की ओर लौटें। लेकिन हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि अब पुस्तक कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हर युग में पाठक बहुत कम होते हैं, और जो सही अर्थ में पाठक हैं वही परिवर्तन के केंद्र में रहते हैं। अर्थात साहित्य जो है क्रांति की, परिवर्तन की भूमि तैयार करता है, और राजनेता जो राजनीति से प्रेरित होते हैं वह देश में, दुनिया में, समाज में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन जमीन तैयार करने में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए साहित्य के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, और जो भी इस हमारे समर्पण संघर्ष में शामिल है वह मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए वरेण्य है। मैं उन्हें पुनः नमस्कार करता हूँ, और आज आप सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए जो आपने योगदान दिया, अपना समय दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार, इससे एक संदेश जाता होगा कि यहाँ सिर्फ हिंदी पुस्तकें हैं, नहीं, हिंदी के साथ साथ बांग्ला साहित्य भी है, नेपाली साहित्य भी है, इंग्लिश साहित्य भी है। मेरा यह मानना है कि भाषाई समन्वय से राष्ट्र का निर्माण होता है, और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं
सभी भाषाएं संपन्न हैं। यह बात दिगर है कि हिंदी पट्टी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं आप सभी का अपेक्षित सहयोग चाहता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने गुरुवर डॉक्टर भिंकी प्रसाद वीरेंद्र जी के नाम को प्रस्तावित करता हूं। डॉक्टर भिंकी प्रसाद वीरेंद्र मतलब यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं वे सभी इस बात को जानते हैं कि ये पुस्तकालय निर्माण के लिए बीते कुछ वर्षों से कितना संघर्ष किया गया है, कितने जोरों से कोशिश की जा रही थी और अंततः आज ये दिन आ ही गया कि हमारे शहर में ये उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार आज उद्घाटित हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो ग्रंथागार के संस्थापक हैं, उनको देश के अच्छे प्रतिष्ठित विद्वानों ने कुछ संदेश दिया, शुभकामना दी है, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली शुभकामना है शैलेंद्र चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े साहित्यकार, जनवादी, प्रसिद्ध सदन के जाने माने लेखक, कवि, आलोचक, उनका यह संदेश है। कई बार वे सिलीगुड़ी पधारे हैं, हम लोगों ने उनका भी कई बार सम्मान किया है। मैं उनका शुभकामना पढ़ रहा हूँ। समाज के शिक्षित वर्ग में खास तौर से हिंदी पट्टी में संपर्क साहित्य के पठन पाठन में दिलचस्पी घटी जा रही है। ये तक किताबें खूब छप रही हैं। निकट अतीत में 21 सदी के 5वें 6वें 7वें दशक तक यह भी एक समय था जब लोग देव, घनानंद, बिहारी, पद्माकर आदि कवियों को सुनते थे, याद रखते थे। लोग तुलसीदास, सूरदास, रहे, कबीर, रचनान आदि के पट्य को गाते थे। उन्होंने इस कवियों को जीवित रखा। किताबें तथा छपती नहीं थी उस समय, कविताएं भी ज्यादा जीवित थी। गत सदी तक समकालीन साहित्य के पाठक समुदाय का आकलन हिंदी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की पाठक संख्या के आधार पर ही किया जा सकता है। शायद पूरे हिंदी समाज की यह संख्या कुछ लाख में पहुंचती है। अब वे पत्रिकाएं भी बंद हो चुकी हैं, अखबारों के साहित्यिक परिस्थिति समाप्त हो चुके हैं। हिंदी प्रेमियों की तमाम कोशिशों के बावजूद साहित्य उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनके लिए वह रचा और लिखा जा रहा है। स्थिति यह हो गई कि हिंदी में साहित्यिक पुस्तकों का कोई भविष्य ही नहीं है। जो हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तकों का अभाव नहीं है, मगर वे विभिन्न कारणों से पाठकों तक नहीं पहुंच पाती हैं। विडंबना यह है कि हमारे समाज में लोग जन्म, सालगिरह, विवाह, होली, दीपावली या किसी भी खुशी के अवसर पर आदि पर साज सज्जा, आतिशबाजी, डीजे, सूट बूट, गिफ्ट, प्रतिभोज वगैरह के लाखों रुपए उस पर बर्बाद कर डालते हैं, मगर 1500 रुपये की अच्छी पुस्तकें नहीं खरीदते, नहीं पढ़ते। विडंबना यह है कि हिंदी साहित्य की पहुंच हमारे समाज के 1% भाग तक भी नहीं रह गई है। यह दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। घरेलू महिलाओं तथा बच्चों की दिलचस्पी पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के बजाय अब टीवी चैनलों की सीरियलों, वीडियो गेम्स तथा इंटरनेट में हो गई है, जिससे आम पाठकों की तादाद में और भी गिरावट आई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग ने पुस्तकों का स्थान छीन लिया है। साहित्य के पठन पाठन में भी गिरावट आई है। साहित्य के पठन पाठन में लोगों की दिलचस्पी घट रही है, बल्कि घट चुकी है। इन विपरीत परिस्थितियों में यदि कोई हिंदी प्रेमी जो स्वयं के जीविकोपार्जन के संघर्ष के बीच पुस्तकों में सामान्य पाठकों की रुचि विकसित करने का संकल्प लेता है तो वह अत्यंत प्रशंसनीय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ऐसे ही एक जुनूनी हिंदी प्रेमी पत्रकार, लेखक और सांस्कृतिक कर्मी हैं। उत्तर बंगाल के से एक वैचारिक मासिक हिंदी पत्रिका आपका तीसरा हिमालय का पिछले 15 वर्षों से नियमित प्रकाशन कर रहे हैं। द सन एक्सप्रेस नाम से वेब चैनल भी चला रहे हैं और अब उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार नाम से अपने ही आवास पर एक पुस्तकालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। उम्मीद है कि उनकी सांस्कृतिक पहल से न केवल सिलीगुड़ी
बल्कि पूरे उत्तर बंगाल में पुस्तक पठन संस्कृति का विकास होगा और पुस्तकों के प्रति आम पाठकों का संरक्षण भी पैदा होगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। शैलेंद्र चौहान, जयपुर, राजस्थान। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जगदीश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, जाने माने आलोचक, साहित्यकार, प्राध्यापक के साथ शायद आजकल लेखक जितने भी हैं साहित्यकार हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मीडिया कर्मी का काम किया है, मीडिया के बर्मज्ञ अगर कोई है वह है जगदीश्वर प्रसाद चतुर्वेदी। वे भी यहाँ आ चुके हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो जो शुभकामना संदेश भेजे हैं मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार सिलीगुड़ी का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं पिछले दिनों अमरावती सम्मान समारोह में शामिल होने और पुरस्कार लेने सिलीगुड़ी गया था। तो कुछ समय राजेंद्र सिंह जी ने विस्तार से अपनी योजना बताई थी, उनसे बातचीत हुई थी। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि ग्रंथागार बनकर तैयार हो गया है और उसमें कई सौ किताबें भी आ गई हैं। मैं आशा करता हूं कि उत्तर बंग की सांस्कृतिक विरासत छात्रों शोधार्थियों के लिए यह पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुस्तकालय का इस दौर में निर्माण कार्य और संकल्प साकार करना सामान्य घटना नहीं है। किताबों के संरक्षण और पठन पाठन की संस्कृति इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। किताब पढ़ने की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और इसमें समाज के हर तबके से मदद ली जानी चाहिए। राज्य सरकार भी इस काम में सक्रिय मदद करे। साथ ही निजी क्षेत्र के समृद्ध और समर्थ लोगों से मदद लेने की जरूरत है। पुस्तकालय संस्कृति व सभ्यता के विकास की कुंजी है। मैं निजी तौर पर अपनी लिखी सभी किताबें भिजवाता हूँ। आप सभी महानुभावों का अनुरोध है कि पुस्तकालय की हर संभव मदद करें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। जगदीश्वर प्रसाद चतुर्वेदी। किशोर मेहता, इनको भी पिछले साल जो है अमरावती साहित्य सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया था और उन्होंने अभी तक 15-16 किताबें लिखी हैं, विभिन्न विधाओं में लिखी हैं। उनका जो है उनकी जो शुभकामना है मैं आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में, जो कि मूलतः बांग्ला भाषी है, वहाँ पर हिंदी भाषी लोगों के लिए आप एक पुस्तकालय खोल रहे हैं। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। आज के समय में यह काम धारा के विपरीत बहने जैसा है। आज पुस्तकों पर एक कूट आक्रमण हो रहा है। एक तरफ सत्ताधीशों ने जनता के हाथों में सस्ता, सुलभ और आकर्षक सोशल मीडिया का झुंझुना पकड़ाकर जनता को पुस्तकों से दूर किया है, तो दूसरी तरफ कागज को इतना महंगा कर दिया है कि उस पर भी छपी पुस्तकें सामान्य जन की पहुंच से बाहर हो गई। सामान्य जन का गरीब तबका जो नून तेल लकड़ी में उलझा रह गया है और जो मध्यम वर्ग में बचा है, उसका सारा ध्यान बैंकों से उधार लेकर खरीदी गई बनाई गई कार OTT EMI के जाल में उलझा है। आज हम ऐसा दिन देख रहे हैं कि किताब खरीद कर नहीं खरीदी जा रही है और ये बात हिंदी भाषियों पर तो बड़ी गंभीरता से लागू होती है। सोशल मीडिया ने एक और गजब का काम किया है। अब आपको किताब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके चलते हमारी कुछ पीढ़ियों के बाद हमारे वंशज शुद्ध से जानेंगे कि किताब का नाम भी कोई चीज होती ही नहीं थी। कागज पर छपती थी, उन्हें पढ़कर लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। कल कुछ इतिहास की वस्तुएं हो जाएंगी और पुस्तकालय संग्रहालय में बदल जाएंगे। आज आप सामान्य जन के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने का जो काम धारा की विपरीत जाकर ही कर रहे हैं और शुद्ध है, सलाह है। एक बार पुनः बधाई। राम किशोर मेहता, আমনাবাদ। এখানে রয়েছে তাদের প্রত্যেককে আমার নমস্কার। একটা লাইব্রেরি আজকে শুরু হলো। এত বিভিন্ন রকম কাজের মধ্যে অ্যাক্টিভিটি তো অনেক, তার মধ্যে বেছে বেছে একটা লাইব্রেরি কেন? কারণ লাইব্রেরির মাধ্যমে আরও বহুবিধ কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। লাইব্রেরি হচ্ছে এমনই একটা অ্যাক্টিভিটি, এমনই একটা জায়গা যেখানে আমার আগের বক্তা বলেছিলেন ভাবের আদান প্রদান। আরও একটা ভালো লাগলো, হিন্দি ভাষার পাশাপাশি নেপালি, বাংলা, ইংরেজি ভাষার বইও এই লাইব্রেরিতে থাকতে পারে।
আমি নিজে হিন্দি পড়তে পারি, লিখতে পারি, তারও কিন্তু একটা বড় কারণ বই পড়েছিলাম বলে। তো চেষ্টা করে পাশাপাশি সমস্ত এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যেখানেই যাই, শিলিগুড়িতে তো বটেই, এখানে সমস্ত রকম ভাষা সংস্কৃতি একদম পাশাপাশি আছে, আলাদা করে কোনোটাকে এখন আর দেখা যায় না, সবটা মিশে এখন আমাদের সর্বত্রই একটা মিশ্র সংস্কৃতির রূপই দেখা যাচ্ছে। এবং প্রতিটি ব্যক্তি, এভরিবডি যারা ভাবনা চিন্তা করেন, এই বিভিন্ন ভাবধারা তো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ভাবে এসে গিয়েছে। এখন বই পড়ার চলটা হয়তো একটু কমে গেছে, অনেকে মনে করেন, আমি তো মনে করি না। আমাদের ছোটবেলায় একটা বই জোগাড় করতে অনেক কষ্ট করতে হতো। টলস্টয়ের বই জোগাড় করতে আমরা ছোটবেলায় কলকাতাতেও বেশ কষ্ট করতে হয়েছে, কিন্তু এখন সেটা ইজি, অনেক সোজা। ইন্টারনেট আছে, ফেসবুক আছে, এখন পাওয়া যায়, পড়ার চান্স অনেক বেশি আগের থেকে। তা সত্ত্বেও আমি নিজে কিন্তু প্রিন্টেড ম্যাটার ছাড়া পড়তে পারি না, অসুবিধা হয়। হয়তো এখনকার প্রেজেন্ট জেনারেশনের স্টুডেন্ট যারা, তারা পারে। আমাদের কিন্তু একটা প্রিন্টেড বুক, ছাপা বই ছাড়া পড়তে কিন্তু খুব প্রবলেম হয়। হেন্স লাইব্রেরি এখন আমার কাছে কিন্তু এখনো ফার্স্ট চয়েস থাকবে। আশা করি আপনারা যে এখানে রয়েছেন, যারা এই ইন্টারনেটের যুগে আমরা বড় হইনি, আমরা লাইব্রেরিতেই এখন অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, অনেক ফ্রি টু কনভার্ট দিতে পারব। সেদিক থেকে বিচার করলেও একটা লাইব্রেরি খোলা হচ্ছে, এটার থেকে বেশি আনন্দের আমার কাছে হতে পারে না। যেহেতু নিজে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছি, সেই কারণে যখন দেখি কেউ একজন লাইব্রেরি করেছেন, সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন থাকার জন্য, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেটা আমার একটা সম্মান। আমি নিজে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি, সম্মানিত বোধ করছি এখানে আমাকে আসার একটা সুযোগ এবং আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার যে জায়গা পেলাম, এই জন্য আমি পার্সোনালি ভেরি প্রাউড। তো আমি এই লাইব্রেরি এগিয়ে চলুক, আরও বড় হোক, রিডিং রুম হোক, এটাই আমার। আর ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংকে আমিও ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ উদ্যোগী তো আপনি হয়েছেন এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য। এটা আরও বাড়ুক, আরও ছড়িয়ে পড়ুক, আরও অনেকে আসবেন এই কাজের সঙ্গে, তারা সবাই আসবেন, যুক্ত হবেন, কিন্তু আপনার অবদান সবসময় থাকবে। আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমার নমস্কার। एक लड़का 1970 के आसपास में 10-12 बरस का घर से निकल जाता है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसे निकलना पड़ता है और सिलीगुड़ी में वह आकर ठहरता है एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए। गाड़ी रुकती है सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन के पास। पैसा 50 रुपए लेकर वह घर से निकला हुआ, कुछ खाता है खरीद कर। उसे पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसे पता नहीं कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है। और वह गुवाहाटी पहुँचता है। वहाँ वह जीवन को देखता है, जीवन को झेलता है। ऐसे झेलता है जैसा 10-12 बरस का लड़का झेलता हो। कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, इन परिस्थितियों से जूझता हुआ वह, आप समझ सकते हैं कि किस ढंग की स्थिति पैदा हुई होगी। वही लड़का आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। एक सपना था पढ़ने के लिए, आया हिंदी हाई स्कूल में। नामांकन कैसे हो ये अभी पता नहीं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। जाता है, जो कहता है वही मान लिया जाता है। परीक्षा होती है,
एडमिशन के लिए और उसमें वह उत्तीर्ण होता है और जद्दोजहद के साथ नामांकन हो जाता है। और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं डॉक्टर वी.के. प्रसाद वीरेंद्र। इस तरीके से किस ढंग से वह लड़का पढ़ता है, कहाँ से किताब लेता है, कैसे पढ़ता है, आप उसको देख पाएंगे कुछ कुछ मुंतजीर की आप कथा में। छाया दी मुंतजीर की आप कथा कुछ भाव। वह डॉक्टर बनता है, उसके शिक्षक डॉक्टर वी.के. प्रसाद वीरेंद्र होम्योपैथिक डॉक्टर रहे हैं। उनके संपर्क में वह लड़का आज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आती हैं, अर्थात आज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह उत्तर पूर्वांचल पत्रिका में बहुत छोटा रूप रखता है, पहले संभवतः पूर्वांचल के रूप में साप्ताहिक पाक्षिक होते हुए मासिक पत्रिका कई वर्षों तक चलता है यह क्रम। उसके साथ में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जुड़ जाते हैं, कई साहित्यकार उनके साथ में जुड़े मिलते हैं, कई उसके अंक निकाले जाते हैं। फिर आता है आपका तीस्ता हिमालय, और यह तीस्ता हिमालय आपका चलता आ रहा है विगत 13-14 वर्षों से और लगातार निकल रहा है। यह एक अभूतपूर्व घटना है यहाँ के लिए, क्योंकि इस साज सज्जा के साथ कोई पत्रिका इतने दिनों तक नहीं चल पाई है, मासिक पत्रिका। हाँ, चली थी पत्रिका नया आकाश, जिसके संपादक रहे डॉक्टर वी.के. प्रसाद वीरेंद्र, और उसके माध्यम से कई हिंदी के कथाकारों को, साहित्यकारों को जन्म मिला। कई कथाकार सामने आए जिनमें से आज कुछ नहीं भी, लेकिन आपका तीस्ता हिमालय का एक अपना ही रूप है। यहाँ कुछ वर्षों के बाद उन्हें लगा कि मेरी आवाज और इस क्षेत्र की आवाज दूसरे रूपों में भी जा है। इसके लिए उन्होंने उठाया एक कदम, और वह कदम दी सन एक्सप्रेस के रूप में सामने आया। इसके माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, समय समय पर संभवतः दिन में 3-4 बार समाचार पढ़े जाते हैं। इस पर मुख्य विषयों को लेकर जो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, चर्चा चलती है। लेकिन एक और रूप पठन पाठन का, सांस्कृतिक विकास का, साहित्यिक विकास का, जिसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। उन्होंने एक पहल की अपने कुछ मित्रों के साथ, और फिर खड़ा हुआ
उत्तर हिंदी ग्रंथालय। चूंकि इसके नाम के साथ में लगा हुआ है हिंदी शब्द लगा हुआ है, इसलिए हिंदी के जो लेखक कवि साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तकें छपी हैं वे अपनी पुस्तकों को भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे। भविष्य में उनके ऊपर शोध होगा तो यहाँ आसानी रहेगी उपलब्ध होने। तो यह एक ऐसी बात संचालिका और आज के इस हिंदी ग्रंथागार के स्थापक हमारे अग्रज परम मित्र, हमारे समय समय पर जिनसे मेरा आशीर्वाद भी मिलता है और उनका सहयोगिता भी हमको हर समय मिलता है। मेरा अग्रज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मंच पर आसीन शहर के विशिष्ट जनों, साहित्यिक, बुद्धिजीवी, यहाँ पत्रकार, माताओं और मुनिजन, सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम को हमारे शहर में ये नहीं बोलिए, जितने भी यहाँ मुनिजन आए हैं सब जानते हैं कि एक ग्रंथागार, एक पुस्तकालय हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए, और विशेषकर इस समय जब पूरा देश में हमने पिछले 2 साल हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका, ऑनलाइन में पढ़ने का व्यवस्था किया गया, इस समय हम लोगों के लिए ये लाइब्रेरी हो या पुस्तकालय ये बहुत जरूरी है। राज्य सरकार हमारे पूरा राज्य में जितने भी संग्रहशाला है, पुस्तकालय है, उसको आधुनिकीकरण करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ये संग्रहालय, पुस्तकालय को घर तक पहुंचाने का हमने व्यवस्था की है। जैसे आप लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया हो या अभी जो ई सिस्टम हुई है, ई लाइब्रेरी भी अभी हमारे शहर, हमारे राज्यों को मिल चुका है और आगे हम लोग और भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ बंगाल हिंदी पुस्तक जो लाइब्रेरी आज यहाँ बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्योग लिया और इसको आगे ले जाने का काम कराया और आप लोगों ने सहयोगिता की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। एक्चुअल में किताब पढ़ने का, जो लोग किताब पढ़ते हैं उनको तो इसका भूख लगा ही रहता है कि कहीं भी एक संग्रहशाला हो या पुस्तकालय हो, वहाँ जाना है, नई नई किताबें, पुराना किताबें, इसको पढ़ना है, आगे बढ़ाना है। ये तो हम लोग लगातार इस पर लगे रहते हैं। लेकिन समय के जो ये जो नए जो पीढ़ी के लिए अब लोग कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने का समय, अभी ग्राहक भी कमती हुआ है और पुस्तक पढ़ने का रुचि भी कम हुई है। हम लोगों को तो नहीं लगता है। आप लोग सोच के देखिएगा कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसका पीठ में, बस्ता में, पहले तो हम लोगों का 4 पेज किताब होने से हो जाता था, लेकिन आजकल श्याम जी है,
उनका स्कूल में भी हम देखते हैं कि बस में उठने का पहले 2-3 किलो में हम लोग स्कूल चले जाते थे, लेकिन आजकल 10, 15, 20, 25 किलो बच्चों को बस्ता उठाना पड़ता है। तो हम लोग को सोचना चाहिए, हमारा सरकार को, हमारा देश को सोचना चाहिए, साहित्य चर्चा होना चाहिए। और जरूरी क्या है, बच्चों को तैयार करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए कौन सा किताब कैसे उनका क्लास में देना चाहिए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी सोच होना चाहिए, आलोचना होना चाहिए। आप लोग यहाँ है, आप लोग साहित्यिक है, आप लोगों को भी लिखना चाहिए कि इस पर कितना कम बोझ हम बच्चों पर डाल सके। इस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमने देखा है अभी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है, हिंदी हो, बांग्ला हो, इंग्लिश हो, वहां किंतु इतना किताब नहीं है, इतना बोझ अभी भी नहीं है। लेकिन जो पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें इतना दबाव क्यों है? हमको लगता है इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग सोचिए, आप लोग लिखते हैं, जागरण करते हैं समाज को, इस पर सोच होना चाहिए और बच्चों को थोड़ा इसे मुक्ति दिलाना चाहिए। मैं और एक बार, मेरा और भी कार्यक्रम है, जाना पड़ेगा, मैं अनुमति चाहूंगा आप सबसे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना मान्यगण्य आदमी, आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग किताबें भी दी, सहयोग भी की। हमारे ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा, बधाई दूंगा, लेकिन हमारे लायक अगर कुछ इस लाइब्रेरी के लिए सहयोगिता चाहिए तो आप आदेश कीजिएगा, हर समय आपका साथ रह के इसको आगे ले जाने का बहुत धन्यवाद। बड़ों को मेरा प्रणाम। आप लोग खुश रहिए, अच्छा रहिए और नए साल आप लोग के लिए अच्छा हो, यही काम करें। तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और काम के लिए ऊर्जा मिले तो काम कैसे बेहतर ना हो, बेहतर तो होना ही है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम स्कूलों में देखते हैं बच्चों के ऊपर अभी पढ़ने का कितना प्रेशर है, पुस्तकों को का कितना बोझ है, कंधा कहीं ना कहीं झुकने लगता है। अब प्रतियोगिता का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। मैं आप लोगों की दृष्टि एक और ले जाना चाहूंगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो बैनर है उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार का, उसमें नीचे लिखा हुआ है पढ़ना है, इस तरीके से गढ़ना है। इसका उद्देश्य यही है बेहतर से बेहतर निर्मित की, और इसी ओर सब प्रयासरत है। आज यहाँ जुन एउटा संस्थाको स्थापना भयो, उत्तरबंग ग्रंथागार, यो जगह यो आज सिलगढीको यो जसलाई अब गुरुङ बस्ती भनिन्थ्यो एकदम, अनि गुरुङ नगर भनिन्छ। अब यो भन्दा खुसीको कुरो हामी यहाँ बस्नेहरूलाई केही पनि छैन। हुन त यो यदि तपाईँको सिलगढीको अरू जग्गामा स्थापित भएको पनि हामीलाई खुसी नै हुन्थ्यो, किन सबै सिलगढीको जनगण जो छ हामी जस्तै छौँ, उहाँहरू पनि हामी हो। तर यो जग्गामा जसलाई होटल नगरी गरी भनिन्थ्यो, यो जग्गामा मान्छेको गाडी त प्रशस्त छ, मान्छेको पैसा पनि छ, तर पढाइ लेखाइको एउटा जुन माहौल बन्नुपर्छ, पढाइ लेखाइको लागि जुन एउटा स्रोत चाहिन्छ, त्यो चाहिँ साँच्चै भनौँ भने अनि निष्पक्ष रूपले भनौँ भने वालों को देती नजर हूँ, बिना मैं जान भी क्या न का एक खजाना,
सफर साथ मेरे है बनता सुहाना, कठिन मुश्किलों का समाधान हूँ मैं, कभी हूँ कहानी कभी हूँ तराना। तो हम दोनों एक साथ में, हम लोग का बहुत शेयर्ड एक्सपीरियंस है, दोनों ये हैं। और पुस्तक एक आदमी के लिए कितना मायने रखता है, ये राजेंद्र का अपना जीवन ही है। क्योंकि एक लड़का पहले अच्छा पुस्तक एक चिंतन का प्रोसेस शुरू कर देता है। जब आप अच्छा एक पुस्तक पढ़ेंगे, अगर खराब पुस्तक होगा तो खराब चिंतन शुरू हो जाएगा, और अच्छा पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप चिंतन का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कि प्रोसेस आपका कहीं आगे बढ़ा के लेके जाएगा। तो ये आगे बढ़ा के लेके गया। लेकिन आज तीसरा ये जो जर्नल वो निकालते हैं, इतना दिन से एक जर्नल चलाना कितना मुसीबत है, ये हर आदमी का पता। और उस मोबाइल में हम देखते हैं क्या आया क्या नहीं आया, उसके बाद ही फिर नित्य क्रिया शुरू होती है। और फिर सारे दिन के हमारे जो दैनंदिन जीवन है, उसके बाद जब रात में भी हम बिस्तर पे जाते हैं, तो उस वक्त भी पति पत्नी से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चाहत होती है तो वो भी है मोबाइल। और उस वक्त भी हम उससे कुछ अपडेट लेके, कुछ अपडेट देख के उसके बाद ही फिर सोते हैं। तो ऐसे युग में जब हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा उठना, हमारा बैठना सब कुछ स्क्रीन का गुलाम है, हम अपने स्क्रीन में कैद होके रह गए हैं। यहाँ तक कि मम्मी बोलती है बेटा खाना खा लो, तो बोलते हैं थोड़ा सा ये सोशल मीडिया ज़रा देख लें। उसके बाद माँ बेटे में, माँ बच्चे में झल्लाहट भी हो जाती है, पति पत्नी के रिश्ते में करवाहट भी हो जाती है। कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। उस दौर में किसको फुर्सत है कि कोई किताब पढ़े। और एक और चीज़ गौर करने की बात है कि मोबाइल के बारे में कहा गया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज एक स्मार्टफोन में दुनिया की सारी किताबें मौजूद हैं। जितनी भी किताब आप चाहें, जहाँ की किताब चाहें, जिस भाषा की चाहें, यहाँ तक कि फ्री भी मौजूद है। तो वैसे दौर में एक पुस्तकालय का निर्माण करना, एक पुस्तकालय के बारे में सोचना और एक पुस्तकालय की स्थापना करना अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और वाकई हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हमेशा से ही कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए ही जाने जाते रहे हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये हिंदी पुस्तकालय यहाँ कायम किया। और हम सब अपने स्तर पर यथासंभव, चाहे तो पुस्तक से, चाहे तो पैसे से, चाहे तो सदस्यता से, या फिर जिस किसी भी रूप में प्रचार से, प्रसार से इस पुस्तकालय के सहयोगी बने रहें। तो यही हमारा योगदान होगा जो इसके निरंतर वृद्धि के साथ साथ हमारी वृद्धि का भी परिचायक होगा। और पुस्तकों का पढ़ना क्यों जरूर। अब देखिए, एक और तो समस्या ये है कि हम पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं, और दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि अपने छोटे से शहर शिलीगुड़ी में चंद महीने पहले ही 10 दिन का पुस्तक मेला लगा तो 1 करोड़ की पुस्तक बिक गई। तो ये भी एक हकीकत है और वो भी एक हकीकत है, और इन दोनों हकीकत के बीच एक बड़ी गहरी खाई है, और वो खाई है पीढ़ी की। एक पीढ़ी जिसने लालटेन युग को देखा था, और एक पीढ़ी जो आज लाइमलाइट युग को देख रही है। इस पीढ़ी के बीच में पुस्तक और स्क्रीन का जो एक द्वंद्व पैदा हुआ है, उस द्वंद्व के बीच पुस्तकों को जिंदा रखना, पुस्तकों को बचाए रखना, पुस्तकों को बढ़ाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और एक सबसे अहम बात यह है कि आप स्क्रीन से दुनिया की हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन जो है वो आपको वो संतुष्टि नहीं दे सकती जो संतुष्टि पुस्तक दे सकती है। हमारे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी एक टर्मिनोलॉजी है, हॉट मीडियम एंड कूल मीडियम। तो पुस्तकों को कूल मीडियम माना गया है। वो कूल मीडियम ऐसे हैं कि आपके सारे सेंस को वो अट्रैक्ट करते हैं, आपके सारे सेंस का अटेंशन चाहते हैं। बात बाकी जो मीडिया है, आप जैसे अब रेडियो सुन रहे हैं तो आप कुछ कर भी सकते हैं, रेडियो सुनते हुए आप कुछ कर भी सकते हैं, आप टीवी देखते हुए कुछ कर भी सकते हैं, आप मोबाइल देखते पढ़ते कुछ कर भी सकते हैं।
लेकिन जब आप अखबार, पत्रिका या पुस्तक में लगे होते हैं तब दूसरा और कोई काम आप होते हैं। तो आप जितनी अपनी इंद्रियों को जितना समर्पित करेंगे उतना समृद्ध होंगे। तो इसी के लिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है और ये कूल मीडियम है, तो हमें अपनी लाइफ में भी कूल रहने के लिए कूल मीडियम को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। और ऐसा मंच, ऐसा मुकाम प्रदान करने के लिए डॉक्टर आरपी सिंह साहब के नाम एक बार और जोरदार करना। प्रदीप जी, आदरणीय महावीर चचान जी, बहनी जी, ओम प्रकाश पांडे जी, अर्चना मैम, एडवोकेट अरुण मिश्रा जी, सुधीर जी, रामप्रेस भैया, तमाम शहर के बुद्धिजीवीगण। सचमुच डॉक्टर साहब विपरीत परिस्थितियों के बीच किस तरह जिया जाता है, ये व्यक्ति इसका जीता जाता उदाहरण है। जब शहर में पत्रकारिता का दौर चला, उस दौर में डॉक्टर साहब ने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया और बताया कि पत्रकारिता क्या होती है, और स्पष्ट और पारदर्शिता पत्रकारिता को उन्होंने जिया है। वो जज्बा है इस व्यक्ति के अंदर। ये चाहता तो शहर जैसे जैसे विकास कर रहा था, इसका इनके खाते में भी धन संपत्ति का विकास हो सकता था, ये संभव था, क्योंकि ये बहुत मजबूत आदमी है, आत्मविश्वासी आदमी है और जुझारू आदमी है, लड़ाकू आदमी है। लड़ाकू इन द सेंस नैतिकता की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, जो ईमानदारी की लड़ाई करता है, जो आवाम की लड़ाई करता है, जो हाशिए पर आए हुए लोगों के लिए लड़ाई करता है। आज इस जगह पर जिस तरह से उन्होंने एक विपरीत परिस्थितियों में, एक उल्टे बहाव में पुस्तकालय को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, मैं आपको स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। सचमुच पुस्तकें गायब हो रही है, इसलिए जिंदगी की जो सुकून, जिंदगी का जो सुकून है वो भी गायब हो रहा है। मोबाइल के रूप में हम लोग बिल्कुल मोबाइल हो गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम रोज कितना भी होटल में खाना खाएं, घर का पढ़ने की बात है। मैं सिर्फ एक काम की बात बता रहा हूँ, बच्चा है यहाँ, कि पढ़ते समय यदि अंगुली रखकर या पेंसिल लेकर पढ़ेंगे और दूसरा बोल कर पढ़ेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन 3 तरह से बनेगा। इसके साथ जब पुस्तकालय है, यहाँ सिर्फ पुस्तकें नहीं है, 2, 4, 5, 10 लोग बैठेंगे और जब बैठेंगे तो एक पीढ़ी तैयार होगी। इरफान जी अभी पीढ़ियों के अंतराल की बात कर रहे थे, लेकिन पीढ़ियों को हम तैयार कैसे करें? मैं तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम देख रहा हूं, और आज से नहीं, लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं। एक वैक्यूम जो तैयार हो रहा है, उसको बनाने के लिए इस पुस्तकालय या ऐसे पुस्तकालय की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हिंदी जो ग्रंथागार है उसका एक मैं भी एक हिस्सा हूँ। ये जो डॉक्टर साहब की जो ललक है, जो शिद्दत है, उसको और अजय सर यहाँ पर बैठे हुए, हम लोग बैठ के काफ़ी 4-5 साल पहले से ये मीटिंग होना कि कैसे करेंगे, कैसे ग्रंथागार करेंगे, तो काफ़ी बार हम लोग का मिलना हुआ और हम लोग इस बीच में मिले और इस ग्रंथागार को आज इतनी खुशी लग रही है कि ये एक उनका जो सपना डॉक्टर साहब का पूर्ण हो गया है, और इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का और डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार है। मिस्टर मामा है, लेकिन उससे पहले मेरा भी एक परिचय है, और मेरा परिचय यही है कि मैं पुस्तक से जुड़ी हुई हूँ। और जब आज मेरा 3 प्रोग्राम में अटेंड करके यहाँ पे आई हूँ, ये 4था प्रोग्राम है। घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन जब सर ने निमंत्रण किया पुस्तकालय के लिए तो मैं नाम नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अभी तक 80 बुक्स लिख चुके हैं। तो ये मेरा, आप बोल सकते हैं कि पैशन है। जब तक दिन में मैं 1-2 लाइन ना लिखूं और कितनी भी व्यस्तता मेरी रहे, तो मैं अपने एक बार जाके अपने ऐसे ही मैंने रखा है, मेरे अपनी पुस्तक है, मैं एक बार जाके उसको देख ना लूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, या कभी व्यस्तता में उसको देख नहीं पाती हूँ, तो मैं कभी रात को उठ के भी एक बार उसको देख लेती हूँ, क्योंकि अपनी संरचना देख के ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। तो मेरे जो जितने भी पुस्तक हैं वो सभी एजुकेशन और सभी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो आज मैं आप लोगों का ज़्यादा समय लेते नहीं हुए इतना बोलना चाहूँगी
कि मैं इस पुस्तकालय को इस एक अलमीरा सहित ही अपनी सारी पुस्तकें भेंट करूंगी। मेरी पुस्तकें साहित्य से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ी हुई है, और शिक्षा तो साहित्य से अलग नहीं है। तो जो भी पढ़ेंगे तो वो शायद मेरा जो लिखना है या मैंने जो समय दिया है वो सार्थक होगा। और डॉक्टर साहब को बधाई देती हूँ, और जितने भी साहित्यकार आज हैं जो सर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा बहुत पुराना परिचय है। जब मैं गैंगटॉक में रहा करती थी, करीबन 20 साल हो गए सर को जानते हुए, तब मैं शिक्षा जगत में बहुत नई थी, तो सर के साथ परिचय रहा है, और सर का भी योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये सफ़र जो आपने शुरू किया है, इसमें हम सफ़र हैं, और हम लोग ये मिलके ये दूरी तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमें यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका प्राप्त हुआ। और बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं, और बहुत लोग हम लोगों ने हम बैठे बैठे उसको हम सुन रहे थे, और आप लोगों ने सुना है। पुस्तक का एक अपना ही अलग महत्व है। चाहे दुनिया जितना भी क्यों न बदल जाए, चाहे मोबाइल आ जाए, टेक्नोलॉजी चाहे सातवें आसमान पे क्यों न पहुंच जाए, पुस्तक हमेशा ही पुस्तक के रूप में हमारे सामने कार्यरत रहेगी। हमें भूलना ही नहीं चाहिए, हमारी शुरुआत ही पुस्तक से होती है। जब बच्चा पैदा होता है और फर्स्ट टाइम उसे हम, बंगाली में भी होता है, बिहारी में भी होता है, हर में होता है, पहले हम उसको एक लिखने की परंपरा होती है, वहाँ से हम उसकी शुरुआत करते हैं, और उस समय होता है कागज और कलम। और वही कागज कलम जब हमारी भावनाओं को लिख करके एक पंक्तिबद्ध तरीके से सजाता है, तो वह बनता है एक पुस्तक। और पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के युग में, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अपने चरम सीमा पर जा रही है, हम ये मानते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि आने वाले कलों में पुस्तक हमारे हाथ से निकल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को 2 साल की जो बीते हुए याद है, मैं आपको पुनः दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा हम भंडार खड़ा करने का रास्ता भी कर सकते थे, क्योंकि आज की दौर ने सारी नैतिकता की दीवार को तोड़कर रख दिया। नैतिकता क्या है, इससे हमको मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए, चाहे जैसे चाहिए पैसा चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने केवल इसको ही नहीं तोड़ा, इस दीवार को नहीं तोड़ा, बल्कि कितने लोगों को तैयार करने के लिए कदम उठाया। और डॉक्टर अजय साहब मेरे मित्र हैं, आखिर एक उन्होंने प्रस्ताव रखा। मैं सोचा कि यह प्रस्ताव पर ही क्यों नहीं मैं बोलूं कि योद्धाओं के लिए शस्त्र से लड़ना आवश्यक है, जरूर शस्त्र आवश्यक है लड़ाई के लिए, लेकिन शस्त्र से केवल लड़ाई नहीं होती, लड़ने के लिए योद्धाओं की आवश्यकता है और एक चाहत की भी आवश्यकता है। तो यह पुस्तकालय है, किताबें भर जाएगी, इसकी उपयोगिता क्या है? कोई आया ही नहीं पढ़ने। सवाल यह है हम कितना पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं एक परंपरा यहाँ कायम करें, पढ़ने पढ़ाने और कुछ बात करने की, तभी उसकी उपयोगिता होगी। हम सारे लोग बात करते हैं, मैं यह भी जानता हूँ कि उनके हमसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, आप सभी ने सुना। जी हाँ, यह सही है, पुस्तकालय आज के दौर में स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत कठिन कार्य है। और डॉक्टर साहब हमेशा कठिन काम करने के लिए ही जाने जाते हैं। पिछले दिनों में आया था, सब कुछ देखा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे मैं उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा पुस्तकालय बनाना चाहता हूँ। सही बात है, डॉक्टर साहब जो ठानते हैं वो होता है, हमने देखा है, आप सभी ने भी देखा होगा। पुस्तकालय के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 शब्द बोलूँ। पुस्तकालय ज्ञान का स्रोत है, सूचना का स्रोत है। यहाँ पर लोग आएंगे, पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ऐसी पुस्तकें चाहिए जो शोध पर हो, वो भी पुस्तकें हमने देखा इसमें मौजूद है।
इसका लाभ निश्चित रूप से जो शताब्दी हैं उन्हें भी मिलेगी। पहले आपका तीस्ता हिमालय, सन एक्सप्रेस और अब उत्तर बंगाल हिंदी ग्रंथागार। मुख्य अतिथि महेंद्र जी, शर्मा और विश्वजीत दास ACP, एक्स ACP, और हमारे सामने उपस्थित सभी पुस्तक प्रेमी, साहित्यकार बंधु, जो भी आज यहाँ उपस्थित है, सभी पुस्तक प्रेमी ही उपस्थित हैं। दूसरे तो उपस्थित होने का सवाल नहीं उठता। यह मुझे राजेंद्र सिंह पर बड़ा गर्व है, इसलिए भी कि ये मेरे छात्र रह चुके हैं। और कोई छात्र जब बहुत आगे बढ़ता है, जो मेरा स्वप्न था मैं नहीं कर पाया, उस स्वप्न को साकार करने में लगे हैं। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है, मेरी सारी शुभकामनाएं और मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि यह एक उत्तर बंगाल ही नहीं, पूरे बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक बड़ा पुस्तकालय बने। एक ज्ञान चर्चा का एक अड्डा जिसको बोलते हैं, बंगला में प्रचलित है साहित्य अड्डा, वो हर जगह मिलेगा। यहाँ भी, यहाँ सिलीगुड़ी में भी साहित्य का अड्डा है। तो मिलते हैं वहाँ, जब तक मिलते हैं आपस में बातें करते हैं, इससे साहित्य आगे बढ़ता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज यहाँ ऐसे सभी जो यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, हिंदी, नेपाली, बंगला, सभी के से लिखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ आए हैं एक प्रतिनिधि के रूप में। बहुत अच्छा होता यदि और विस्तार में हम अन्य भाषा, जैसे बंगला भाषा के साहित्यकार बहुत हैं, नेपाली भाषा के, उनको भी यदि बुलाते तो यह और एक विराट रूप ले सकता था। यहाँ हम ऐसे क्षेत्र में हैं, सिलीगुड़ी, जहाँ 3 भाषाओं की चर्चा होती है साहित्य, हिंदी, बंगला, नेपाली। 3 भाषा के साहित्यकारों को यदि हम जोड़े तो मेरी ये इच्छा है, यह जो पुस्तकालय को देखकर, कि यहाँ के स्थानीय जितने साहित्यकार हैं, चाहे वो किसी भाषा के हों, बंगला भाषा के हों, नेपाली भाषा के हों, हिंदी भाषा के हों, केवल हिंदी ग्रंथकार नहीं, यह ज्ञान का केंद्र हो। तो यह बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। ये सबको जोड़ने की जरूरत है। जितने लिखने वाले लोग हैं उनकी पुस्तकें ही यदि आ जाए, वह विशेष रूप से महत्व रखता है। सिलीगुड़ी के लेखकों का, उत्तर बंगाल के लेखकों का, उत्तर बंगाल बड़ा क्षेत्र हो गया और बहुत लिखने वाले लोग हैं, हिंदी के न हो, विभिन्न भाषाओं, उनकी सारी पुस्तकें यदि यहाँ उपलब्ध हो सके, किसी को कहीं किसी पर रिसर्च करना है तो इस पुस्तकालय की वह शरण ले, इसकी सहायता ले, तो इस पुस्तकालय का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और इस काम के लिए यहाँ पर जैसे अजय साहब जी का आया सजेशन, और जिस पर डॉक्टर मुन्ना लाल जी ने बताया कि बीच बीच में यदि हो सके तो 15 दिन में एक बार, सप्ताह में तो शायद नहीं संभव होगा, लेकिन जुड़ने वाले यदि जुड़े, नए लोग जिनके पास समय है बहुत, वो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इससे पढ़ने का परिवेश भी बनेगा, पाठक भी हम बना पाएंगे, क्योंकि साहित्य के पाठक तो कम होते जा रहे हैं। आज पहले की स्थिति नहीं है। मैं बंगीय यहाँ
साहित्य परिषद में जाता था, उस समय वहाँ जगह नहीं मिलती, पाठागार जो था भरा रहता था, सारी कुर्सियाँ भरी रहती थी और पुस्तकें लेने वाले भी जाते थे। मैं भी जाता था, उस समय मैं कुछ काम कर रहा था बंगला साहित्य पर, मैं भी नियमित जाता था। एक बार मुझे लिखने की जरूरत हुई बंगला के भ्रमण साहित्य पर, तो उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करने की जरूरत थी, पुस्तकों की जरूरत थी, पत्रिकाओं की जरूरत थी, पुरानी पत्रिकाओं। तो गया तो केवल मुख्य द्वार खुला था, खिड़कियां सारी बंद थी और टेबल पर धूल जमी थी, माने कोई आने वाला, कोई जाता नहीं है। यह दुर्दशा है बंगीय साहित्य परिषद की, इस प्रकार की दुर्दशा। उसको कैसे बना है, पहले एक शिव प्रसाद चट्टोपाध्याय यहाँ के पुराने नागरिक थे, अब नहीं है, उनके घर में वो पुस्तकालय थी और उसके बाद बॉयज हाई स्कूल के पास वो पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ, सरकारी सहायता भी मिली और बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ। लेकिन आज वह उपेक्षित पुस्तकालय है, कोई जाने वाला नहीं है। तो वह स्थिति नहीं हो जिससे यह पुस्तकालय के लिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो प्रयास किया है, यह एक महत् प्रयास है। और जैसे कुछ ये पत्रिका निकालने वाला काम तो बहुत टेढ़ा काम है। मैं भी पत्रिका निकाला हूँ, लेकिन इस रूप में नहीं निकलता था, लेकिन निकलती थी पत्रिका और उससे जुड़े भी थे। पूरे भारत को जोड़ा था मैंने उसमें, पूरे भारत के लोग लिखते थे उसमें और उसके द्वारा जैसे बंगला साहित्य का मैंने बहुत उस समय अनुवाद किया। एक साहित्य का हिंदी का बंगला में तो नया आकाश में मैं बंगला का कोई न कोई उसमें कविता हो चाहे कहानी हो अनुवाद रहता ही था। तो इस प्रकार साहित्य को जोड़ने का, विभिन्न भाषाओं को जोड़ने का एक माध्यम भी बने है। यहाँ सभी भाषा के साहित्यकार आए, पाठक आए, अनुरागी पाठक आए और आपस में विचार विमर्श करें। और पुस्तकालय में आएंगे तो पुस्तक पढ़ने की इच्छा होगी। एक परिवेश बनाने का काम ये किया जा सकता है। एक बात है कि स्थान जो है थोड़ा सा, लेकिन इनकी योजनाओं में राजेंद्र सिंह जी के जो कहा कि कोई एक जगह है और उस पर इनकी योजना है कुछ बनाने की। अब वह संजोग कैसे बनता है, यदि चाहेंगे तो बन जाएगा। यहाँ सहयोग का अभाव नहीं मिलेगा, सहयोग देने वाले लोग हैं। आप आगे बढ़ें और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। आपकी इच्छा हम सबकी इच्छा है। हम सब साहित्य अनुरागी जितने हैं सबकी इच्छा है कि यहाँ पर कुछ उस प्रकार का वातावरण बने जिसका अभाव दिखाई देता है। तो अभाव केवल अभाव करने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, जिसको पॉजिटिव कुछ करना पड़ेगा। और यह है पॉजिटिव करने का एक प्रयास, और यह प्रयास सफल हो, यह मेरी शुभकामना है। मैं राजेंद्र सिंह को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं निराश नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पुस्तकालय को आगे बढ़ाने की जो योजना है वह योजना सफल होगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ, कबीर की उस उक्ति को याद करते हुए, कबीरा खरा बाजार में लिए दुकाठी हाथ। बहुत लोग नहीं होते हैं जो किसी महत् कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं
और सहयोग के लिए अपना कदम या हाथ बढ़ाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। उसी तरह पाठक भी बहुत कम होते हैं और हर युग में पाठक भी बहुत कम रहे हैं। अभी भी पाठक बहुत कम हैं और भविष्य में भी पाठक बहुत कम होंगे। पाठक जो होते हैं वही किसी बड़े परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनते हैं, वही बुनियाद होते हैं। आप समझेंगे कि पाठक कैसे बुनियाद बनेंगे? विश्व का, दुनिया का समस्त ज्ञान जो है, समस्त जो अनुभव है, जो चिंतन और मनन है, वह पुस्तकों में ही निहित है। और जो पाठक होते हैं अपने सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से नहीं, अपने मनन से उस चिरंतन ज्ञान को हासिल करते हैं। आप कहेंगे या विज्ञान के विद्यार्थी कहेंगे कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान हासिल करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करते हैं। हमारी आंख पुस्तक को देखती है, कान सुनता है, लेकिन तमाम चीजें हमारे मनन जगत का हिस्सा नहीं बनती हैं। जो हमारे मनन जगत का जो हिस्सा बनती है वही विश्व और ब्रह्मांड के परिवर्तन के केंद्र में वो चीजें रहती हैं। अर्थात जब हम कुछ पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो जो हमारे मनन जगत में जो उतर गया वही ज्ञान शाश्वत ज्ञान है। और वही ज्ञान जो है किसी बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनता है। बड़े काम की यह शुरुआत है और इस कार्य के शुरुआत में हमारे बहुत साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। किसी न किसी रूप में वो अपना सहयोग दे रहे हैं। अब जैसे बहुत से श्रोता हैं, उनकी उपस्थिति भी एक सहयोग है। हमारे बीच मंच पर बैठे हुए हैं डॉक्टर मणि कुमार शर्मा जी। ये बहुत बड़े नेपाली के लेखक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और विश्वजीत दास जो हमारे मित्र रहे हैं शुरू से ही, जिस समय वह बहुत पहले, आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले, या हो सकता है कि करीब करीब उन दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत सारे मामले हमारे ऊपर थे और बराबर इनके पास कंप्लेन जाता था। ये जलपाईगुड़ी में थी, बराबर फोन करके कहते थे, राजेन तुम नीचे के पलटाओ। हमने कहा कि भाई हम नहीं बदल सकते हैं, कितना बदलेंगे? यह समाज बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे बदलें? ये भी कभी कभी परेशान हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, बहुत बार इनसे भी हमारे झगड़े हो जाते थे। खैर, लेकिन मुझे अपनी पत्रकारिता पर इतना गर्व रहा, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर जाकर इनकलाब का नारा लगाया, मैंने गिरफ्तारी दी। मुख्यमंत्री मुझसे खुद मिले और मेरे खिलाफ जितने मामले थे उच्च स्तरीय जांच हुई और सारे मामले वापस लिए गए। तो खैर मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता हूँ। असली बात यह है कि आज मैंने पुस्तकों की जो जरूरत महसूस की है, उसी जरूरत के तहत जो है मैंने उत्तरवन हिंदी ग्रंथागार का जो है आज उद्बोधन यहाँ पर आप लोगों के सहयोग से किया गया, उसकी स्थापना भी हो गई और निश्चित तौर से अब इसका विस्तार होगा, क्योंकि जीवन का अंतिम पहर में हूँ और जीवन जैसे भी व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया से जाने के पहले मैं बंगाल को एक बहुत बड़ा ग्रंथागार देकर जाऊं। और हमारे बीच यहाँ प्रदीप बंसल जी मौजूद हैं, महेंद्र सिंघल जी मौजूद हैं, हमारे एडीएम साहब हैं, यहाँ पर विजय अग्रवाल हैं। प्रदीप जी तो मुझे हमेशा अभिभावक के तौर पर देखते हैं, अभिभावक मानते हैं, तो मेरा अधिकार भी बनता है
महेंद्र सिंघल जी हैं, वो अभी अभिभावक मानते हैं, तो उन पर मेरा अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ कि वह लोग इस पुस्तकालय के ये सभी संरक्षक बने और इसको आगे बढ़ाने में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सहयोग दें। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। नेपाली भाषा नहीं बल्कि गोरखा भाषा का ही मैं प्रयोग करूंगा। चलिए, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्वेच्छा से जो है पुस्तकालय को जो है अलमारी रंजना जी के स्मृति में दिया है। विजय जी को धन्यवाद, हमारे प्रदीप बंसल जी को धन्यवाद, हमारे सन एक्सप्रेस के बुनियाद में कहीं न कहीं प्रदीप जी भी हैं, उसी तरह महेंद्र सिंघल जी हैं। इन सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये लोग जो है, पुनः मैं फिर कहता हूं कि ये लोग संरक्षक सदस्य के रूप में आगे आएं ताकि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके। आप सभी को धन्यवाद।